हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। एक विशाल गैस और धूल के बादल की कल्पना कीजिए, एक सुपरनोवा के अवशेष। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे युवा पृथ्वी का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी फट रहे थे, एक अशांत वातावरण में लावा और गैस उगल रहे थे। पृथ्वी आग और रोष का एक उबलता हुआ कड़ाही थी, जीवन के लिए एक खतरनाक और दुर्गम जगह। लेकिन इस अराजकता में भी हमारे भविष्य के घर के बीज बोए जा रहे थे। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बारिश युवा पृथ्वी पर हुई। इन टक्करों से पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ आए। हिंसा और अराजकता के बीच पृथ्वी ने अपनी यात्रा शुरू की। घूमते हुए धूल के बादल से एक गर्मागर्म गोले तक हमारा ग्रह आकार ले रहा था। जैसे जैसे अंतरिक्ष से आने वाले पिंडों की बारिश कम होने लगी, धरती ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह गर्मी छोड़ रही थी और धरती की ऊपरी परत बनने लगी। ज्वालामुखी अब भी फट रहे थे और गैस छोड़ रहे थे, जिससे धरती का पहला वायुमंडल बना। ठंडा होने के साथ पानी बनने लगा। मूसलाधार बारिश मानो प्रलय हो धरती पर हुई और पहले महासागर बनने लगे। ये पहले महासागर गर्म, तेजाबी और अल्ट्रावायलेट किरणों से भरे थे। लेकिन इन्हीं पानी में जीवन का चमत्कार होने वाला था। जीवन के आने के लिए सब तैयार था। निर्जीव पदार्थों से जीवन का उद्भव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। लगभग 3.5 से 37 अरब साल पहले एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जीवन के निर्माण खंड आपस में जुड़े और प्राथमिक सूप में परस्पर क्रिया करने लगे। बिजली, ज्वालामुखी की गर्मी और सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में इन तत्वों ने जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। लाखों वर्षों तक ये अणु जुड़ते रहे, अलग होते रहे और फिर से जुड़ते रहे। एक अणु ने खुद की नकल बनाने की क्षमता हासिल कर ली। एक महत्वपूर्ण मोड़, यह स्वप्रतिकृति बनाने वाला अणु पृथ्वी पर सभी जीवन का पूर्वज बन गया। सटीक प्रक्रिया विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। सबसे ज्यादा मशहूर थ्योरीज में से एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये कहती है कि शुरू में लाइफ में आरएनए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल था। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज भी कर सकता है। हो सकता है कि शुरुआती लाइफ फॉर्म्स पूरी तरह से आरएनए पर डिपेंड करती थीं। टाइम के साथ आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम डीएनए ने ले लिया। प्रोटीन्स ने बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने का मेन रोल ले लिया। रिबोजाइम्स, जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस लाइफ की ओरिजिन के बारे में एक कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देती है। आरएनए वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को समझने से हमें लाइफ की ओरिजिन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेटाबॉलिज्म फर्स्ट बोर्नवेल यह सोचते हैं कि लाइफ शुरू हुआ एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस से। लाइफ आया इंटरकनेक्टेड केमिकल साइकिल्स से, एक सिंपल मेटाबॉलिज्म बनाकर। सोचो एक प्राइमोर्डियल सूप जैसा, लेकिन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, जैसे एक प्राइमोर्डियल खिचड़ी। यह साइकिल्स बनाए जरूरी चीजें लाइफ के लिए, जैसे ब्रिक्स घर बनने के लिए या इंग्रेडिएंट्स एक टेस्टी चॉकलेट केक के लिए। सोचो एक नेटवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हर स्टेप अगले को पावर देता है, जैसे एक स्मूथ प्रोडक्शन लाइन, एक समोसा फैक्ट्री की तरह। यह साइकिल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज बन सकते हैं, जैसे एक छोटा घर से बड़ा हवेली बनाना या एक सुंदर फार्म हाउस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, आईएसएस मेटाबॉलिक नेटवर्क में, जैसे हमारी प्रोडक्शन लाइन अपने आप कॉपी होने लगी, जैसे पुदीना प्लांट गार्डन में फैलता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स और वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स आईएसएस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। सोचो आइसलैंड के गर्म पानी के स्प्रिंग्स, एक एग्जाम्पल आईएसएस एनवायरनमेंट का। ये एनवायरनमेंट्स बनाते हैं केमिकल ग्रेडियंट्स जो शायद पहले मेटाबॉलिक रिएक्शंस शुरू करे हों, जैसे एक बटरी जो सब स्टार्ट करती है या यीस्ट जो ब्रेड को फ्लफी बनाती है। ये जो आप देख रहे हैं यही है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी ल्यूका। पृथ्वी पर जीवन के पेड़ की जड़ यहीं से शुरू होती है। ल्यूका 4 अरब 20 करोड़ साल पहले था। सोचो तो सही, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों तक आप और हम, हर जीव इसी एक छोटे से पूर्वज से जुड़ा है। ल्यूका में भी शायद एक कोशिका झिल्ली रही होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा और एक जटिल मेटाबॉलिज्म, जैसे एक छोटी सी फैक्ट्री।
वैज्ञानिकों ने ल्यूका के अस्तित्व का पता कैसे लगाया? वो बिल्कुल जासूसों की तरह सबूत ढूंढते हुए सभी जीवों में समानताएं खोज रहे थे। जब उन्होंने जेनेटिक सीक्वेंस और जैविक प्रक्रियाओं की तुलना की तो उन्हें कुछ खास जीन और प्रोटीन मिले जो एक तरह से सभी जीवों के लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह हैं। ये समानताएं एक ही पूर्वज की ओर इशारा करती हैं, जिससे आज हम इतनी विविधता देखते हैं। लूका हमें याद दिलाता है कि हम सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, मानो हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। यह बंधन हमें जीवन की शुरुआत से जोड़ता है। लूका के बाद अरबों सालों तक धरती पे जिंदगी सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की ही थी। ये सूक्ष्म जीव आगे आने वाली सारी जिंदगी की नींव रखने वाले पायोनियर्स थे। सोचो, इन छोटे छोटे जीवों ने क्या क्या कमाल किया। इन्होंने एटमॉस्फेयर को बदला, ओशंस को आकार दिया। अपने समय के सच्चे हीरो मानो बायोलॉजी के पेले। फोटोसिंथेसिस के एवोल्यूशन ने ऑर्गेनिजम्स को सूरज की रोशनी को खाना बनाने का तरीका दिया। कमाल का सॉल्यूशन है ना? जैसे पेले का जुवेंटस के खिलाफ वो गोल। फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन रिलीज किया, जिससे धरती का एटमॉस्फेयर बदल गया। कह सकते हैं कि ये वो हवा बनाई जो हम सांस लेते हैं। हमारी हर सांस इन्हीं की बदौलत है, जैसे एनवायरनमेंट की रक्षा निकोलस हुलो की बदौलत है। ऑक्सीजन से सांस लेने वाले ऑर्गेनिजम्स फले फूले और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता खुला। जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, जैसे एफिल टावर बना था। कंपटीशन, प्रीडेशन और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स ने अर्ली लाइफ को आकार दिया। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल खेलना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने एक डायनामिक बायोस्फीयर बनाया। पानी की एक बूंद में एक पूरी दुनिया, जैसे फ्रांस की कल्चरल डाइवर्सिटी। लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का ओरिजिन आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि यह किसी सिंपल मॉलिक्यूल जैसे आरएनए से बना हो, जो खुद की कॉपी बना सकता था। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल अपनी कॉपीज बनाता गया और उसमें चेंजेस होते गए, इसने नए फीचर्स डेवलप किए। समय के साथ हेल्पफुल फीचर्स फैल गए, जिससे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का उदय हुआ। एक और थ्योरी ये है कि लूका एक सिंपल मेम्ब्रेन के अंदर इंटरैक्ट करते मॉलिक्यूल्स से बना। ये प्रोटोसेल्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हुए और लूका के लिए रास्ता बनाया। लूका के आने से कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत हुई। इसका निशान हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में मौजूद है। अरबों सालों तक धरती पर जीवन सिर्फ महासागरों में ही था। लगभग 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। जीवन में अद्भुत विविधता का विस्फोट हुआ। कठोर कवच, आंखें और अंगों वाले जानवर प्रकट हुए। ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और शिकारियों के उद्भव ने जीवन में विविधता को बढ़ावा दिया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने अधिकांश प्रमुख जानवरों के समूहों के शरीर की संरचना की नींव रखी। यह अविश्वसनीय रचनात्मकता और नवाचार का समय था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की विरासत आज के जानवरों की विविधता में देखी जा सकती है। अरबों सालों तक धरती एक सूखा और बेजान रेगिस्तान थी। पौधे पानी के बाहर रहने के लिए विकसित हुए। लगभग 500 मिलियन साल पहले जमीनी पौधे प्रकट हुए। ये शुरुआती पौधे साधारण थे, बिना नसों वाले, जैसे काई। ये नमी वाली जगहों पर पानी के स्रोतों के पास, जैसे नदी के किनारे, जड़ पकड़ते थे। जैसे जैसे पौधे जमीन पर फैलते गए, उन्होंने पर्यावरण को बदल दिया। कवक और कीड़े उनके पीछे पीछे आए और उनके साथ सहजीवी संबंध बनाए, जैसे एक अटूट जोड़ी। जमीन पर पौधों के फैलने से जमीनी पारिस्थितिक तंत्रों की समृद्ध विविधता पैदा हुई, जो हम आज देखते हैं, अमेज़न से लेकर सेराडो तक। पैलियोजोइक युग के अंत में रेप्टाइल्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव बन गए। मेसोजोइक युग, रेप्टाइल्स का युग, इसी समय डायनासोर का उदय और राज हुआ। डायनासोर अपने आकार, प्रकार और अनुकूलन क्षमता में बहुत विविध थे। कुछ खूंखार शिकारी थे और कुछ शांत शाकाहारी। उनके जीवाश्म पैरों के निशान से पता चलता है कि वे कई तरह के वातावरण में रहते थे। डायनासोर का युग बदलाव और विकास का समय था। महाद्वीप खिसक गए, जलवायु बदली और नई प्रजातियां विकसित हुईं। डायनासोर फलते फूलते रहे और पृथ्वी के इतिहास में सबसे सफल भूमि पर रहने वाले जानवरों में से एक बन गए। डायनासोर्स का राज चाहे जितना भी लंबा और फ्लरिशिंग रहा हो, हमेशा के लिए नहीं था। 66 मिलियन साल पहले एक भयानक घटना ने मेसोजोइक ईरा का अंत कर दिया।
जिसमें पृथ्वी के लगभग 96% पौधे और जानवर खत्म हो गए, डायनासोर्स भी। इसका कारण था एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा जो पृथ्वी से टकराया था, जहां आज मेक्सिको है, युकाटान पेनिनसुला में। इस टक्कर को चिचुलब इम्पैक्ट कहते हैं। इसने बहुत बड़ी तबाही मचाई। भूकंप, सुनामी और जंगलों की आग पूरी दुनिया में फैल गई। सोचो, बिल्कुल फिल्मों जैसा दुनिया का अंत। इस टक्कर से बहुत सारी धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज ढक गया और पूरी दुनिया में कई सालों तक ठंड पड़ती रही। सोचो, क्यूरिटिबा जैसी कड़ाके की ठंड, लेकिन पूरी दुनिया में। केपीजी एक्सटिंक्शन, जैसा कि इसे कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने रेप्टाइल्स के युग का अंत किया और मैमल्स के विकास का रास्ता खोल दिया, और आखिरकार हमारे लिए भी। डायनासोर्स का अंत, चाहे जितना भी दुखद रहा हो, उसने एक खाली जगह बनाई जिससे दूसरे जीवों को फलने, फूलने और विकसित होने का मौका मिला, और इस तरह एवोल्यूशन की कहानी आगे बढ़ी। क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, मतलब कि बड़े बड़े बदलाव और नए मौकों की शुरुआत हो गई थी। डायनासोर्स के बिना नए किरदारों के लिए स्टेज तैयार था, लेकिन जिस दुनिया में वो आए थे वो पहले वाली हरी भरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एस्टेरॉयड गिरने से पहले जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब सब बदल गया था। आसमान धूल और मलबे से भरा हुआ था, जिससे सूरज ढका हुआ था, और दुनिया अंधेरे और ठंड में डूबी हुई थी। मतलब देखने लायक कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल बर्बादी। बिना धूप के पेड़ पौधे सूख रहे थे और मर रहे थे। डायनासोर्स का खाना पीना सब खत्म हो गया था। पूरी दुनिया मुश्किल से जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी बर्बादी के बीच भी जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जमीन के नीचे बिलों और दरारों में छोटे छोटे जानवर इस आफत से बच गए। ये जो बच गए, ज्यादातर छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस थे, जिनमें कुछ खास बातें थीं जिनसे वो इस मुसीबत से बच पाए। ये छोटे थे और इनका मेटाबॉलिज्म स्लो था, जिससे कम खाने में भी इनका काम चल जाता था। बहुत सारे नॉकटर्नल थे, मतलब रात को जागते थे, जिससे दिन की गर्मी से बच जाते थे। जैसे कहते हैं ना, रात अंधेरी पर उनके लिए सवेरी। और ये अडेप्टेबल थे, मतलब अलग अलग जगहों और अलग अलग तरह के खाने के साथ रह सकते थे। जैसे ही धूल बैठ गई और सूरज बादलों से झांकने लगा, केपीजी एक्सटिंक्शन के बाद जो बचे थे, उन्होंने खुद को एक बदले हुए संसार में पाया। डायनासोर, धरती के पुराने राजा, गायब हो चुके थे। जंगल, जो कभी विशाल रेप्टाइल्स से भरे होते थे, अब शांत थे, फर्न्स और दूसरे तेजी से बढ़ने वाले पौधों से ढके हुए। डायनासोर के गायब होने से कुदरत में एक बड़ा खालीपन आ गया, एक ऐसा खालीपन जो बचे हुए जीवों ने जल्दी ही भर दिया। खास तौर पर मैमल्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। जैसे कहते हैं ना, कुदरत को खालीपन पसंद नहीं। वो एंडोथर्म्स थे, मतलब वो बदलते मौसम में भी अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते थे, मानो उनके अंदर एक छोटा सा हीटर लगा हो। उनके अलग अलग तरह के दांत विकसित हुए, जिससे वो कई तरह की चीजें खा सकते थे। डायनासोर से बिल्कुल अलग, जिनके दांत तो बस दिखावे के थे, और वो बच्चों को जन्म देते थे और उन्हें दूध पिलाते थे, जिससे उनके बच्चों के बचने के चांसेस बढ़ जाते थे, बिल्कुल माँ की तरह। ये खूबियां जो पहले डायनासोर के राज में दब गई थी, अब मैमल्स को रेप्टाइल्स के बिना की दुनिया में बहुत बड़ा फायदा देती थी। वो जल्दी ही पूरी दुनिया में फैल गए और छोटे छोटे मोल्स से लेकर विशाल वेल्स तक कई रूपों में विकसित हुए। जैसा कहते हैं, हर किसी के लिए कुछ न कुछ। ये जो सिनोजोइक ईरा है ना, जो 66 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और आज तक चल रहा है, इसे अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। इस दौरान स्तनधारियों का बहुत विस्तार हुआ और वो कई अलग अलग रूपों में विकसित हुए। ये सब उन्होंने उन जगहों को भरने के लिए किया जो डायनासोर के विलुप्त होने के बाद खाली हो गई थीं। समुद्र में व्हेल और डॉल्फिन, ये जमीन पर रहने वाले स्तनधारियों से विकसित हुए। उनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए और उनका शरीर पानी में रहने के हिसाब से ढल गया। चमगादड़ों ने आसमान में उड़ान भरी, उनकी लंबी उंगलियों से पंख विकसित हुए और उन्होंने अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए इकोलोकेशन में महारत हासिल कर ली। जमीन पर स्तनधारी कई अलग अलग रूपों और अनुकूलन के साथ विकसित हुए। घोड़े और हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों ने लंबे पैर और जटिल पाचन तंत्र विकसित किए ताकि वे सख्त पौधों से पोषक तत्व प्राप्त कर सकें। शेर और बाघ जैसे शिकारियों ने जीवित रहने के लिए अपनी इंद्रियों और शिकार कौशल को निखारा। प्राइमेट, स्तनधारियों का समूह जिसमें बंदर, वानर और इंसान शामिल हैं, सिनोजोइक युग के दौरान काफी विकसित हुए।
उन्होंने हाथ और पैर विकसित किए जिनसे पकड़ा जा सके, दूरबीन जैसी दृष्टि और बड़े दिमाग। ये अनुकूलन उन्हें जटिल जंगली वातावरण में कामयाब होने में मदद करते थे। सेनोजोइक एरा में बहुत सारे मैमल्स में से एक लिनिएज आखिर में ह्यूमरी अपनी स्पीसीज ह्यूमंस की तरफ ले गया। प्राइमेट्स अपने पकड़ने वाले हाथों, तेज निगाहों और बड़े दिमाग के साथ ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट कर रहे थे। शुरू के प्राइमेट्स छोटे क्रीचर्स जो अफ्रीका और एशिया के पेदों में रहते थे, कुछ मरमोसेट जैसे। लाखों सालों तक वो इवॉल्व होते रहे, पेदों पे जिंदगी के हिसाब से अडेप्ट करते रहे, जैसे कपूचिन मंकीज। उनके पकड़ने वाले हाथ और पैर उनको ब्रांचेस में आसानी से चलने देते थे, जैसे स्लॉथ, लेकिन ज्यादा आगे। उनकी बिनोकुलर विजन उनको डेप्थ परसेप्शन देती थी, जिसे वो ब्रांचेस के बीच जंप कर सकते थे, जैसे तमारिंड्स। उनके बड़े दिमाग उनको टूल्स यूज करना और सीखना सिखाते थे, बिल्कुल चिंपांजीज की तरह। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया, कुछ प्राइमेट जमीन पे रहने के हिसाब से अडेप्ट हो गए, जैसे अफ्रीकन सवाना में। पहले होमिनिड्स को प्लेन्स में नए चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे एक पुराने चरादों में। आईएसएस ट्रांजिशन ने होमिनिड्स में एवोल्यूशनरी चेंजेस को बढ़ाया, जैसे बिना जूते के जमीन पे चलना। दो पैरों पे चलने से उनके हाथ फ्री हो गए टूल्स, खाना और बेबीज यूथने के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कॉर्डमेन लेके। बड़े दिमाग और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स ने कोऑपरेशन को पॉसिबल बनाया, जैसे मिल जुल के घर बनाना। इसे होमो सैपियंस के लिए रास्ता खुला दुनिया बदलने का, जैसे ब्रसलिया को बीच जंगल में बनाना। जैसे जैसे अफ्रीका के सवाना बदलते आसमान के नीचे फैलते गए, धरती की लंबी कहानी का एक नया अध्याय लिखा जाने लगा। जमीन पर रहने वाले होमिनिड्स में से होमो सेपियंस आए। हम अपने अंदर अरबों सालों के विकास की विरासत लिए हुए हैं। हमारे पूर्वज जिज्ञासु, आविष्कारी और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने औजार बनाए, आग पर काबू पाया और कला रची। भाषा ने उन्हें अपना ज्ञान बांटने और कहानियां सुनाने में मदद की, जैसे पुराने जमाने की कहानियां। होमो सेपियंस का आना धरती के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के वातावरण को बदला। हमारा सफर हमें दुनिया के कोने कोने तक ले गया। हमारा इतिहास तरक्की की सीधी रेखा नहीं है, मानव विकास में प्रतिभा और क्रूरता दोनों का ही हाथ रहा है। हम बनाने और बिगाड़ने दोनों के काबिल हैं। अफ्रीका में हमारी छोटी सी शुरुआत से इंसानियत पूरी दुनिया में फैल गई। अलग अलग जगहों पर रहना सीखा, अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं बनाई। हमने शहर बनाए, व्यापार के रास्ते बनाए, कला बनाई, संगीत बनाया और साहित्य रचा, जो हमारे सपनों, हमारे डर और हमारी आशाओं को दिखाता है। हमने युद्ध भी लड़े, प्राकृतिक संसाधनों को खत्म किया और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। नए आविष्कार और तरक्की की हमारी क्षमता की एक कीमत होती है। यह याद दिलाता है कि हमारे कामों का असर हम पर और हमारी इस धरती पर पड़ता है। एक अनिश्चित भविष्य के कगार पर यह याद रखना जरूरी है कि इस दुनिया में हमारी क्या जगह है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। जीवन के एक जटिल जाल से सभी जीवित प्राणियों से जुड़े हुए हैं, जो अरबों वर्षों से बुना जा रहा है। पृथ्वी के विकास की लंबी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा ग्रह बदल रहा है और विकसित हो रहा है। प्रकृति की शक्तियों और इंसानी क्रियाओं दोनों से ढल रहा है। आज हम जो फैसले लेते हैं, वे हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत तय करेंगे। आइए हम इस अद्भुत ग्रह के योग्य उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करें। अपनी बुद्धि, अपनी करुणा और अपनी रचनात्मकता का उपयोग एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए करें जहां सभी जीवन फल फूल सकें। क्योंकि हम केवल अरबों वर्षों के विकास का परिणाम नहीं है, हम इसके भविष्य के संरक्षक हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। सभी को शांति